नमस्कार साथियों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। सभी साथियों का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। अगर इसी तरह के प्यार देते रहें तो शायद काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त बदलना सीखो। क्या कि बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो दोस्तों। क्योंकि ये समाज ना सिर्फ उड़ान देखना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आज हम शुरुआत करते हैं इसी वाक्य के साथ। और आज हम जो बात करेंगे तो बात करेंगे हम किसकी, जो स्वरों का वर्गीकरण की बात हम कर रहे थे, तो आज हम चौथा वर्गीकरण क्लियर करेंगे। और चौथा कौन सा है? मुखाकृति या तालु के आधार पर। तालु के आधार पर चीजें दोस्तों रटनी नहीं है, आप समझिए, तालु के आधार पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्वरों का जो वर्गीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, तो आज हम चौथा वर्गीकरण की बात करेंगे। और चौथा वर्गीकरण में आज हम जिसकी बात करेंगे तो वो होगा मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोग जानते होंगे कि कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? मुखाकृति या तालु के आधार पर कितने हैं? 4 हैं। और हमने जो जिन्ना की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ा है वो कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और हमने बताया भी था कि कैसे याद करना है। आप एक बार अगर न वीडियो देखे हो पिछला तो आप देख लीजिएगा, जो भी नए दोस्त मेरे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो अगर आप पिछला वीडियो ना देखे हो तो देखिएगा। अगर आप एक बार उन चीज़ों को देखेंगे तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। और रट्टा मारना छोड़िए, चीज़ों को किसी से संबंधित करके अगर याद करेंगे ना, किसी को अपनी मतलब माइंड में कोई छवि बना के याद करेंगे ना, तो जल्दी चीज़ें याद होती हैं। तो हम जो मुखाकृति या तालु के आधार पर आज चर्चा करेंगे, तो हम देखिए 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बताएं कैसे। अब उनको रटना नहीं हमको दोस्तों, ठीक है, रटना नहीं है, तो हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा 4 प्रकार के। देखिए हम चीज़ों को समझते हैं कैसे 4 प्रकार के होंगे। ये हो गया हमारे दांत, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं। और ये जो है हमारा क्या हो गया? ये मसूड़े हो गए। मसूड़े में तो दांत लगे रहते हैं ना, तो ये हो गया हमारे मसूड़े, तो इसको क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक है, इसको कहते हैं मूर्धा। और ये हमारे क्या हो गए? दंत हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? दंत हो गए। और जो ये ऊपर ऐसे है तो यहां से हमारी शुरू हो जाती है क्या? तालु। क्या है साथियों? तालु। आप चीजों को रटिए नहीं, अब यहीं से हम देखिए, यहीं से हम निकालते हैं, ठीक है, कि 4 प्रकार के जो हैं, अगर हम इस चित्र को समझेंगे तो फिर आपको ये 4 प्रकार आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आप धैर्य बना के, आप धैर्य, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो धैर्य बनाना आप जरूरी समझिए। अगर धैर्य से चीज़ों को समझेंगे या धैर्य से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो धैर्य बना के रखिए। देखिए अगर आपके अंदर विश्वास है कि हम कामयाब होंगे तो दुनिया कितना भी विरोध करे, ठीक है, इस दुनिया में, इस धारा में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका विरोध नहीं होता है। अगर आप लोगों के विरोध सुन के, और लोग क्या क्या बुराई करते हैं अपने लोगों के बारे में, तो अगर वो सुन के हम अपना लक्ष्य भूल जाएं तो शायद अच्छा नहीं है। बस आप धैर्य बनाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम सचमुच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि लोग मुझे देख लिए कि पढ़ रहा हूँ, फिर दिखा देंगे, चलो उनको तो लग गए कि आप मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आज आप दिन भर में अगर 13 घंटे का टारगेट किए हैं पढ़ने का, तो 13 घंटे में आप कितना जो है मतलब सही से पढ़ें, जो आपके फायदे के लिए सही है, आपके सेहत के लिए अच्छा है, आपकी सफलता के लिए अच्छा है। तो ठीक है, रटना नहीं है चीजें। और ये हमारा क्या हो गया? तालु। और इसको मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? जीभ। ठीक है, क्या है? जिन्ना, जीभ। ठीक है, ये हमारी जीभ है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या होती है? काकल्ल बोलते हैं। घंटी जैसे लटकती है जो पीछे हमारे गले में, उसको क्या बोलते हैं? काकल्ल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? काकल्ल। तो क्या है साथियों कि अब देखो, ये यहाँ से मतलब हम जब ऐसे स्वर, जब हम स्वरों को बोल रहे हैं तो हमारी जीभ यहाँ से चालू होगी टच करना और यहाँ तक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें मेरे बताते हैं कि तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ये हो गया। अब हम चीजें इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि जो 4 प्रकार हैं मुखाकृति तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो 4 प्रकार से है, तो वो कैसे है। तो हमको मतलब याद करना है कि कितने हैं, क्या नाम है उनका, तो हम उनको थोड़ा सा समझते हैं चित्र के अनुसार। ठीक है, चित्र के अनुसार हम उनको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए चीजों को।
देखिए ये मान लीजिए क्या हो गया हमारा, तालु हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, जीभ हो गई, मान लीजिए जीभ हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तालु हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, जीभ हो गई। क्या हो गया साथियों, जीभ हो गया, ठीक है। तो जीभ का हमारा अगला भाग जब तालु के अगले भाग से जुड़ जाता है, मतलब ऐसे स्वर जिनको हम बोलते हैं, तो वो तालु के अगले भाग से, जीभ का अगला भाग तालु के अगले भाग से जुड़ जाता है, तो क्या होता है कि बंद हो जाता है ना। मुंह हमारा क्या हो गया, मुख हमारा क्या हो गया, बंद हो गया, है ना। ऐसी क्या, कौन सी स्थिति है ये बंद की स्थिति है, ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, बंद की स्थिति है। तो ऐसे ये हमारा नंबर 1 हो गया, ठीक है, नंबर 1 हो गया। ये मतलब एक प्रकार हो गया, 4 प्रकार के हमने बताया मुखाकृति तालु के आधार पर 4 प्रकार के, तो ये हमारा एक प्रकार का हो गया। तो बंद मतलब, अब इसको नाम क्या है, संवृत। संवृत का मतलब होता है कि बंद, ठीक है। अब ये बंद है तो हमारे बंद की स्थिति हो गई संवृत। अब हम दूसरे की अगर बात करें, क्या हो गई, मुख हमारा देखिए बंद है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए तालु हो गया और ये हमारी जीभ हो गई, ठीक है। क्या हो गया, हमारी जीभ हो गई। तो हम जब ऐसे स्वर बोलते हैं जिनको बोलते समय क्या होता है कि तालु के पिछले भाग से और जीभ का पिछला भाग क्या होता है, बंद हो जाता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए हमारा मुख क्या है, खुला हुआ है, इसमें क्या है, बंद है। तो पहली स्थिति हमारी होगी बंद की स्थिति, और दूसरी स्थिति हमारा क्या हो गया, खुला, है ना। दूसरी स्थिति हमारी हो गई क्या, खुला, ठीक है। अब खुला हो गया तो इसको हम बोलते हैं विव्रत। अब देखिए साथियों, अगर आपसे पूछता है कि संवृत का विलोम क्या है, देखिए जरूरी नहीं कि जो चीजें आप वहां पढ़ रहे हो विलोम में, तो आप अगर वहां नहीं मिलता है तो आप नहीं याद करेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन मान लो ना पूछे कि संवृत स्वर कौन सा है और विव्रत कौन सा है, यही पूछ ले कि संवृत का विलोम कौन सा है, तो संवृत का विलोम क्या है, विव्रत, ठीक है। क्या है, विव्रत। क्या है, संवृत का मतलब बंद और विव्रत का मतलब खुला, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या, दूसरी स्थिति हो गई। कौन सी हो गई है, ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। तो अब हम जान चुके हैं, देखिए पहले में क्या है कि हमारे जीभ का अगला भाग तालु के अगले भाग से मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, मुख हमारा बंद हो जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जीभ का पिछला भाग और तालु के पिछले भाग से मिल रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, मुख खुला हुआ है, तो ठीक है, खुला हुआ विव्रत। अब हो गए 2 हमारे। अब 2 की और बात कर लेते हैं। तो देखें 2 कौन से हो जाएंगे, 2 हमारे देख लेते हैं, 2 हमारे हो जाएंगे, आपका 1 हो जाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा समझिए। अब आप कहेंगे बंद कैसे होता है, आप महसूस करिए। देखिए जब बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है, जब छोटे छोटे बच्चों को दवा पिलाई जाती है, मान लो, चलो ठीक है ना, दवा पिलाई जाती है, तो हम कितना भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, दवा को बच्चे अंदर नहीं लेते हैं। और हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन जा नहीं पाता, फिर हम क्या करते हैं, गुदगुदी करते हैं ताकि वो हंसे, उसका मुंह खुले और क्या हो, दवा अंदर चली जाए। तो वही चीज़ है, आप मतलब महसूस करिए। चलिए अगर आप देख रहे हैं तो आप महसूस करिए। हम खुद जब जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने के बाद जब हम मुंह में छोड़ देते हैं और काफ़ी देर तक भरे रहते हैं, यानी कि जो हमारे साथी पान मसाला वगैरह खाते होंगे, तो वो जो मतलब उसको काफ़ी देर तक मतलब बाहर नहीं निकालते हैं और अंदर भी नहीं जाता है, तो कैसे भैया, पीछे से हमारा भाग बंद होगा ना, जीभ हमारी बंद की होगी ना। तो आप एहसास करिए, महसूस करिए ना, महसूस करिए कि हमारा पीछे का भाग, जीभ का पिछला भाग और तालु के पिछले भाग से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तभी तो चीजें अंदर नहीं जा रही ना। तो ठीक है, तो विव्रत क्या हो गया, खुला हुआ, मतलब मुख आगे से खुला हुआ और संवृत में बंद। तो अब इनके क्या है, एक अर्ध संवृत है। तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या, अर्ध संवृत, और चौथा ले लेते हैं क्या, अर्ध विव्रत। याद करने का देखिए तरीका बता रहे हैं हम आपको, है ना, कैसे चीजों को याद करना है। अब अर्ध विव्रत में क्या है कि इसमें क्या होगा, अब भाई क्या है, संवृत का मतलब क्या है, बंद। तो अर्ध संवृत में क्या होगा कि आधा बंद होगा, है ना। जब हम ऐसे स्वरों को बोलेंगे, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख आधा बंद होगा, तो वो क्या होंगे, अर्ध संवृत होंगे। और फिर विव्रत का मतलब होता है खुला, तो खुला में क्या होगा कि
कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय क्या होता है कि हमारा मुख आधा खुला होता है और आधा बंद होता है ना। तो ऐसे स्वर क्या हो जाएंगे, अर्धविवृत स्वर हो जाएंगे। और समृद्ध क्या हो जाएंगे कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख आगे से क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं, एक सेकंड, वो कहते हैं ना साथियों कि पानी से नहाने से क्या होता है, लिवाज बदलता है, और पसीने के नहाने से इतिहास बदलता है। ठीक है, तो और ये हो गया विपरीत। और विपरीत में कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख क्या होता है, खुला होता है, तो विपरीत होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब याद करने में दिक्कत आएगी। अगर आप छवि के माध्यम से किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं। जैसे आप भूगोल पढ़ते होंगे, अगर आप भूगोल जो है मैप के द्वारा अगर पढ़े ना तो 50% आपका मतलब एकदम क्लियर रहेगा, है ना। तो आप चित्र के माध्यम से चीज़ों को मतलब याद करिए, पढ़िए और समझिए तो ज़्यादा सही है, हमेशा याद रहेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्वर हमारे समृद्ध हैं, विवृत हैं और क्या हैं, अर्ध समृद्ध हैं और अर्ध विवृत हैं। देखिए बिल्कुल चीज़ें आपको रटना नहीं है, आप बस धैर्य बना के देखते जाइए। अभी देखिए कि कौन कौन से हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से बताया हमने। पहला है हमारा समृद्ध और दूसरा कौन सा है, अर्ध समृद्ध, और तीसरा कौन सा है, विवृत, और चौथा कौन सा है, अर्ध विवृत। ठीक है, चौथा कौन सा है, अर्ध विवृत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्वर किस में आ रहे हैं, है ना। तो देखिए जैसे कि हम जीव की क्रियाशीलता के आधार पे पढ़े थे पिछली क्लास में, उसमें हमको एक स्वर याद करना पड़ा था, कौन सा, मध्य वाला, है ना। मध्य स्वर कौन सा है, फिर उसी के अनुसार हमने बताया था ट्रिक कि कैसे याद करना है, चीज़ें भूलेंगे नहीं। जैसे कि अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया, हमको मध्य का याद कर लेना है। ठीक है, एक कौन सा है, आ, छोटा है ना, लघु आ, और पश्च में क्या है, तीसरे नंबर में है पश्च। तो ऐसे स्वर जिनको बनाने से पहले हमको 3 लिखना पड़ रहा है, तो वो सब हमारे उसमें आ जाएंगे। और अग्र स्वर किस में आ रहा है, मतलब 1 नंबर में आ रहा है, तो हम ऐसे स्वर जब लिख, या तो आप ऐसे कि जो बचे हैं तो वो अग्र में आ जाएंगे, या ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो फिर जैसे कि हम एक है, अब एक को कैसे कैसे लिख सकते हैं उस अनुसार से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमको इसमें भी सिर्फ एक चीज़ याद करना है, बाकी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जान लीजिए क्या है, कौन कौन से मुखाकृति तालु के आधार पर देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए हमको एक याद करना, कौन सा, विवृत। अच्छा आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसको बोलने में हमारा मुख पूरा खुल रहा है ना। तो कौन सा होगा, आ, कौन सा, दीर्घा, है ना, लघु आ नहीं, दीर्घा। जैसे कि आप मतलब बोल के देखिएगा कि सबसे ज़्यादा मुख किस में खुल रहा है। ठीक है, तो हमको वही याद करना है, विवृत। अब विवृत में कौन सा आ जाएगा आपका, आ, बस ये याद कर लेना हमको। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसको हमको याद कर लेना है, सिर्फ एक याद करना है, अब बाकी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और एक चीज़ और, अंत की चीज़ें आप अभी भूल जाइएगा। कौन सा, अंत के जो 4 स्वर हैं उनको भूल जाइए। इनको क्या कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी तो कहते हैं ना, शायद बताया था मैंने, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जो संयुक्त स्वर है उनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इनको फिर अभी बाद में रखेंगे, है ना, इनको अभी बाद में रखेंगे, आप इनको भूल जाइए। ठीक है, तो आ हो गया हमारा। अब आप मुझे ये बताइए कि आ प्लस आ बराबर क्या होता है, दीर्घा, यानी कि लघु आ धन लघु आ बराबर क्या होता है, दीर्घा। तो क्या हुआ कि ये हमारे विपरीत में क्या है, आ, और विपरीत हमने क्या बताया था, खुला हुआ, है ना, खुला हुआ। और फिर विपरीत का क्या, अर्ध विपरीत, यानी क्या, आधा खुला हुआ। अब जब आधे आधे से बना है क्या, बड़ा आ, ये दीर्घा, तो आधा क्या आ जाएगा, तो हम देखिए एक ये जो लघु आ है, तो हम लघु आ को इसमें रख देते हैं, किसमें, अर्ध विपरीत में। ठीक है, लघु आ को हमने कहाँ रख दिया, अर्ध विपरीत में।
और अब जो चीजें बची हुई हैं उसको हम रख देते हैं समवृत्त में। ठीक है, जो देखिए याद करने का तरीका है, बता रहा हूँ कैसे चीजों को याद करना है, रटना कुछ नहीं है। हमने देखो क्रम बता दिया आपको कैसे याद करना है, क्रम आप ऐसे देख लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर कौन कौन से किसमें क्या आता है वो आप देख लीजिए, है ना, तो वो बता रहे हैं हम आपको। तो हमने आपको कहा कि विवृत्त आप देख लीजिए, और विवृत्त आपको याद करना है, जैसे कि चिन्ह के आधार पे हमको, क्रियाशीलता के आधार पे हमको मध्य स्वर याद करना, तो उसी तरह इसमें अब हमको पता है कि आ प्लस आ होके बनता है दीर्घ। तो हमारा जब ये अर्ध विवृत्त है, जब अगर विवृत्त में आ रहा है तो अर्ध विवृत्त में छोटा आधा, जब आधा आधा जुड़ के ही तो फुल बना है, तो फिर आधा हम इसको इसमें रख देते हैं। अब जो हमारी चीजें बची हैं उसको लिख देते हैं समवृत्त। जो हमारी बाकी बची हुई चीजें हैं तो उनको हम रख देते हैं समवृत्त में। ई दीर्घ और लघु ओ और दीर्घ ओ और री। ठीक है, ठीक है, इनको हमको अभी छूना नहीं है। अब देख लीजिए सब, अब इनको बोल के भी आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इनको आप बोल के भी देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोलिए, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, मतलब देखिए आपका जो जीभ का अगला भाग है वो तालु के अगले भाग से टच हो रहा है कि नहीं टच हो रहा है, महसूस करिए आप। ठीक है, तो इतना हमारा हमको रखने का देखिए कोई जरूरत नहीं, हमको विवृत्त याद हो गया। विवृत्त पता है कि आ प्लस आ से हमारा क्या बना है, दीर्घ आ बना है। तो जब विवृत्त में बड़ा आ रहा है तो अर्ध विवृत्त में छोटा आ जाएगा। ये हमने याद कर लिया। इसके बाद हमने इनको छोड़ देना है, संयुक्त जो स्वर हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हैं आप उनको समवृत्त दीजिए। अब इसके बाद हमको पता है कि क्या, एक चीज और जान लीजिए, आ प्लस ए बन के क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और आ प्लस, हाँ, आ प्लस ओ मिल के क्या बनता है, ओ मिलता है। और आ प्लस ओ मिल के बनता क्या है, औ बनता है। और आ प्लस ए बन के बनता है ए। तो अब हमको करना क्या है कि देखिए आ किस में आ रहा है, अर्ध विवृत्त में आ रहा है, और अभी अर्ध समवृत्त। देखिए आ ई ये सब जुड़ के बने तो कुछ चीजों को अब भाई बुरा लग जाएगा, इसको भी इसके साथ भी तो रखना है हमको, तो इसको बुरा लग जाएगा। तो हम चीजें क्या करेंगे कि ये जो हमारे संयुक्त हैं तो इनको हम इनमें रख देंगे, इन दोनों में, अर्ध में और अर्ध विवृत्त में। तो अब कैसे रखेंगे, पहले क्या है, अर्ध समवृत्त है तो पहले हम रख देते हैं ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है तो हम लिख देंगे ए। ठीक है, ये हमने रख दिया। इसके बाद क्या है, ओ है तो ओ हम यहाँ रख देंगे, और फिर क्या है ओ, तो उसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, चीजें हमारी पूरी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हमने बता दिया समवृत्त क्या है, अर्ध समवृत्त क्या है, विवृत्त क्या है, अर्ध विवृत्त क्या है। समवृत्त में हमारे कैसे क्या आएंगे, अर्ध समवृत्त में क्या आएगा, विवृत्त में क्या आएगा, अर्ध विवृत्त में क्या आएगा, हमने बता दिया। हमने आपको ये भी बता दिया कि चीजें रटनी नहीं है, कैसे याद करना है। आप सिर्फ विवृत्त याद कर लीजिए, और विवृत्त हमको पता है कि आ प्लस आ यानी लघु आ से जुड़ के क्या बना, दीर्घा बना है। तो अगर विवृत्त में फुल आ रहा है तो हाफ आ कहाँ आएगा, आधा आ कहाँ आएगा, अर्ध विवृत्त में आ जाएगा। और बची हुई चीजें हमने ऊपर लिख दिया समवृत्त में, जो लघु ई, दीर्घ ई और लघु और दीर्घ और री, तो ये हमने समवृत्त में रख दिया। इसके बाद हमें पता है जो हमने छोड़ा था संयुक्त, हमको पता है कि आ प्लस ई होके बनता है ए, और आ प्लस ओ होके मिलता है ओ। तो अब अर्ध समवृत्त है, अर्ध विवृत्त है, रखना हमको दोनों में है। मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का, इसमें हमारे जो हम बता रहे हैं समझा रहे हैं उस पर न जाइएगा। तो अब हमको पता है कि ए आए ओ आओ, ऐसे आता है ना, ए आए ओ आओ। तो अर्ध समवृत्त हमारा पहले पढ़ रहा है, अर्ध विवृत्त बाद में पढ़ रहा है, तो ए लिख दीजिए एक ऊपर और ए लिख दीजिए नीचे, फिर इसके बाद ओ लिख दीजिए और फिर ओ लिख दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि शायद अब आपको चीजें ये रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, आपको ये चीजें अब रटनी नहीं पड़ेंगी। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, आप जोड़ सकते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 है। अब जोड़ लीजिए 11 हैं कि नहीं है। 5 ये हो गए, 5 2 7 ये हो गए, 1 ये हो गए 8 और 8 3 11। ठीक है, तो हमारे 11 स्वर हो गए। अब पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि समवृत्त स्वर कितने हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। अब पूछ ले अर्ध समवृत्त कितने हैं, तो कितने हैं, 2 हैं। और विवृत्त पूछ ले तो कितना है, 1 है। और अर्ध विवृत्त कितने हैं, 3 हैं।
अब आप जोड़ लीजिए कि क्या 11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 11 हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा वर्गीकरण हो गया, ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण कौन सा हो गया, ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण हो गया चौथा। कौन सा, मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त। ठीक है, और हमने जान भी लिया कि अर्ध विवृत्त क्या है, समवृत्त क्या है, अर्ध समवृत्त क्या है, विवृत्त क्या है, अर्ध विवृत्त क्या है, और कौन कौन से स्वर किस में आ रहा है वो भी हमने अच्छे से जान लिया है। अच्छे से आपको बता दिया गया है कि रटना नहीं, चीजों को समझना है, कभी भूलने वाली चीजें नहीं। आप कभी भी एग्जाम में आएगा आंख बंद करके आप मारेंगे, ठीक है, तो रटनी नहीं है चीजें। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लीजिए, अपना हट जा रहा हूं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए आसानी होगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा पानी की आवश्यकता पड़ गई। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, क्या बात करते हैं, पांचवें वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, 5वें वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी आपको लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करिए थोड़ा सा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक है, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और रेगुलर तो अभी थोड़ा किसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्दी हम रेगुलर एकदम क्लास देने लगेंगे, कोशिश पूरी हमारी यही है। ठीक है, तो अभी टाइम भी बढ़ा देंगे क्लास का, जो टाइम थोड़ा बहुत कम हो। अभी आप थोड़ा चीज़ें समझिए, डेमो की तरह आप समझ लीजिए, है ना। तो पानी पी लो मैं थोड़ा सा। तो अब जो हम 5वां बात करेंगे, तो वो बात करेंगे हम, देखिए, नासिका के आधार पर। किसके आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर। ठीक है, 5वां जो वर्गीकरण है स्वरों का, तो वो नासिका के आधार पर बात करेंगे। 5वां वर्गीकरण कौन सा है कि नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और ये कितने हैं, 2 हैं साथियों। कौन कौन से, 2 हैं। एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। ठीक है, एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। अब देखिए, हम बात करते हैं अनुनासिक है क्या, अनुनासिक क्या है, अनुनासिक हमारा है क्या। तो ये जो स्वर है, यानी ये जो चंद्र बिंदु है, ये चंद्र बिंदु क्या है, ये जो चंद्र बिंदु है यही हमारा क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, ये चंद्र बिंदु है तो यही हमारा क्या है, अनुनासिक, यही हमारा क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, तो जो नासिका के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो 2 होंगे, जिनमें से होता है कौन कौन सा, एक है निर्नुनासिक, पहला है आपका निर्नुनासिक और दूसरा है आपका अनुनासिक। ठीक है, पहला है हमारा निर्नुनासिक और दूसरा है हमारा अनुनासिक। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपको रखना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा मतलब तरीका है, बस आप समझिए, थोड़ा धैर्य बना के। 2 मिनट का टॉपिक है और बहुत अच्छा चीज़ है। और आज से हमारा स्वर खत्म हो जाएंगे और कल से हम व्यंजन चालू कर देंगे, फिर व्यंजन के बाद फिर संधि चालू करेंगे। और संधि वाला जो चैप्टर है ना, जो टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। संधि में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, तो आप जल्दी से इसको आज खत्म हो जाएगा, फिर कल हम व्यंजन चालू कर देंगे और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे संधि में, है ना। तो देखिए, जो ये चंद्र बिंदु है यही हमारा क्या है, अनुनासिक है। और देखिए, एक हमको बात बताइए आप, ये जो ये क्या है हमारा, अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार। तो ये जो अनुस्वार, एक चीज जान लीजिए, ये अनुस्वार क्या है, ये हमारा क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। देखिए, यहां से भी आप चीजें समझ सकते हैं, रटना कुछ नहीं। जब तत्सम तत्व क्या होता है, हमारे विद्वान भाई क्या करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, कभी नहीं भूलेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब।
हाँ, आप चीज़ों को समझिए तो ये जो हमारा अनुसार है ये क्या है, हमारा तत्सम है। और ये जो हमारा चंद्र बिंदु है ये क्या है, ये जो हमारा चंद्र बिंदु है तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, तद्भव है। ये क्या है हमारा, तद्भव। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि तद्भव और तत्सम तो जानते होंगे ना, तद्भव तत्सम तद्भव तो जानते होते हैं। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो होते हैं हिंदी के शब्द होते हैं। तो जब हमको तत्सम तद्भव छांटना होता है तो हमें आज पता चल गया कि सर ये अनुस्वार जो होते हैं वो तत्सम होते हैं और जो चंद्र बिंदु होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे जब तत्सम तद्भव छांटेंगे और हम देखेंगे कि चंद्र बिंदु उसमें लगा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम होगा। और यही से हम अब चीज़ आपको बताने वाले हैं कि जो मेन चीज़ हम बताने वाले हैं वो हम बताने वाले क्या हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले निर्नासिक में। निर्नासिक की मतलब निर्नासिक में कितने स्वर आते हैं, तो निर्नासिक में आप कह लीजिए कि सभी स्वर, क्या सभी स्वर। और कितने स्वर हैं, 11। तो यानी कि 11 के 11 स्वर क्या हैं, निर्नुनासिक। क्या है, निर्नुनासिक। ठीक है, और चंद्र बिंदु क्या है, मतलब अनुनासिक। चंद्र बिंदु कहिए या अनुनासिक। दूसरा हमारा कौन सा भाग है, अनुनासिक। तो अनुनासिक में क्या आएगा कि चलिए हम स्वर तो आप जानते हैं सब कितने हैं, हम लिख दे रहे हैं स्वर कौन कौन से हैं। ये हो गया हमारा लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई और लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, अब जो हम बता रहे हैं कि इनमें अनुनासिक कौन सा है, निर्नुनासिक कौन सा है, तो अभी आप सब समझ जाएंगे। सभी स्वर तो हमने इसमें भी लिख दिया। अब हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं अनुनासिक का, और अनुनासिक में भी हमने सारे स्वर लिख दिए हैं। अरे सॉरी, अभी री छूट गया हमारा, है ना, री छूट गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब इसमें भी सभी स्वर लिख दिया, इसमें भी स्वर सही सब सही लिख दिए। तो अंतर कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा अनुनासिक है और कौन सा निर्नुनासिक है। तो हमने बताया कि अनुनासिक क्या है, चंद्र बिंदु। कौन सा है, चंद्र बिंदु। अब अगर हम इन स्वरों में चंद्र बिंदु लगा दे रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। अगर हम इनमें चंद्र बिंदु लगा दे रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साथियों, अनुनासिक। अच्छा, अगर स्वरों के ऊपर मात्रा लगी हुई है तो हम उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। क्या, अगर हमारे क्या है कि स्वरों के ऊपर मात्रा लगी हुई है तो उसमें हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। लगता चंद्र बिंदु ही है लेकिन आप ऐसे कभी लिखा देखे हैं क्या, नहीं देखे ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मात्रा लगी हुई है इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक बिंदु रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे इसमें भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, इसमें भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, इसमें भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, इसमें भी चंद्र बिंदु आ जाएगा। इसमें फिर मात्रा लगी है तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ बिंदु रख देंगे, इसमें भी बिंदु रख देंगे और इसमें भी बिंदु रख देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसमें क्या लगा हो, जिन स्वरों में चंद्र बिंदु लगा हो तो वो हमारे क्या हैं, अनुनासिक हैं, और जिनमें चंद्र बिंदु ना लगा हो तो वो हमारे क्या हैं, निर्नुनासिक हैं। तो इस तरह से हमारा आज स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। आप जितने भी नए लोग जुड़े हैं आज, तो वो अपना चीज़ों को देख लें, पीछे भी बहुत अच्छी चीज़ें सब क्लियर किया गया है। आप एक बार देखिएगा, छोटा छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे हमने एक एक करके भाग लिए हैं, 5-5, 10-10 मिनट, 9-9, 10, 15-15, 19-19 मिनट की वीडियो हैं। आप उनको देखिए और फिर इसके बाद कल से चालू हो जाएगा व्यंजन अगली क्लास से, तो फिर हम व्यंजन में बात करेंगे। और आज से हमारा क्या हो गया कि स्वर हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, आज से हमारे स्वर खत्म हो गए हैं। अब कल से बात करेंगे हम अगली बार उसके। ठीक है, तो कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, क्या कहते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट तो है नहीं, जो भी हुआ करे तो आप कमेंट में बता दिया करिए। ठीक है, कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्या, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब हमने ठान लिया है कि हमको इसमें आपको रेगुलर क्लास देनी है तो देनी है, और इसी वाक्य के साथ हम क्या करते हैं, विदाई करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में एक अगले नए दिन में और अच्छे से शुरुआत की जाएगी।
जितना, ठीक है। अब स्वर हमारा आज से खत्म हो चुका है, आगे बात करेंगे हम व्यंजन की, फिर इसके बाद करेंगे संधि की, क्रम से सब चीजें चलेंगी, ठीक है। तो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो वही है कि क्या, कि जब आंखों में मंजिल, क्या बोला कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, उससे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बस चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, आप ना सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो बस वीडियो देखते रहिए आप, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।